वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसी का आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर किया है। जो भी पार्ट 1 वीडियो को अभी तक कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप पार्ट 1 को कवर नहीं करेंगे तब तक आपका चैप्टर का जो थ्योरी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसका थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले आप पार्ट 1 को कवर करेंगे, उसके बाद आप पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यापार क्या होता है। व्यापार दो स्तर पर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर यह होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आदिम समाज में व्यापार कैसे होते थे। सैलरी जो शब्द है यानी सैलरी जो वर्ड है ये कहां से आया, रेशम मार्ग क्या है, ये पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था। दास व्यापार क्या होता है, प्रथम और सेकेंड वर्ल्ड वार यानी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, इसको भी हम लोगों ने डीपली पढ़ा था। ठीक है, तो आपका यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसके क्या क्या आधार है इसको भी हम लोगों ने पार्ट 1 के अंतर्गत कवर किया है। तो आपका जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकंड वीडियो का यानी सेकंड पार्ट का टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय के व्यापार जो होता है वो दो मतलब स्तर जो होता है, व्यापार दो स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक तरह से स्टेट यानी जो देश के लेवल पर होता है, देश के अंदर राज्य स्तर पर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार को अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है इसमें बहुपार्श्विक व्यापार यानी मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड यानी बहुपार्श्विक व्यापार। सिंपल सी बात है, जब एक देश अनेक देशों से व्यापार करता है उसको कहते हैं बहुपार्श्विक। बहु का मतलब होता है अनेक। ठीक है, यानी बहुपार्श्विक व्यापार में क्या होता है, एक देश अनेक देशों से, एक देश से नहीं, एक देश एक ही देश से नहीं, दूसरे 3 4 5 6 देश से व्यापार करता है, उसको कहते हैं बहुपार्श्विक व्यापार। हाँ, अगर दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं जैसे कि भारत बांग्लादेश अगर आपस में व्यापार कर रहे हैं तो इसको कहेंगे द्विपार्श्विक व्यापार यानी बायलैटरल ट्रेड बोलेंगे। यह सिर्फ व्यापार, यह व्यापार सिर्फ दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है तो उसको बोलेंगे द्विपार्श्विक। जब एक देश अनेक देशों से यानी एक देश 2 4 5 6 जितने देश हैं अनेक देशों से अगर व्यापार करता है उसको बोलते हैं बहुपार्श्विक व्यापार। अगर दो देश आपस में व्यापार करें उसको बोलेंगे द्विपार्श्विक व्यापार यानी बायलैटरल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज है, आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, सिर्फ ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, डंप करना, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर मान चलिए कोई इंडिया में वस्तु बनी 500 रुपए की, ठीक है, ये वस्तु को अगर अमेरिका ले जाया जाएगा तो अमेरिका में इसका लागत, इसका दाम बढ़ जाएगा क्योंकि अमेरिका की दूरी यहाँ से ज़्यादा है। उनको लेके जाएंगे तो रेंट इसका बढ़ जाएगा, तो रेंट इसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मान चलिए 10 रुपया ज़्यादा बढ़ गया तो कितना हुआ, 510 रुपया हुआ। अगर यही वस्तु अगर श्रीलंका में जाएगा क्योंकि श्रीलंका बगल में है तो ये वस्तु का दाम हो जाएगा 5 रुपया और उसमें ऐड हो जाएगा तो 5,505 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 505 रुपया हुआ श्रीलंका में और अमेरिका में हुआ 510 रुपया। ठीक है, लागत के कारण नहीं, दूरी के कारण हुआ। ठीक है, तो लागत को छोड़ करके कोई भी कारण से अगर किसी वस्तु का दाम में वैरायटी है, अलग है यानी उतार चढ़ाव है तो उसी को कहते हैं डंप करना। ठीक है, अगर चलिए यहाँ परिभाषा क्या कर रही है, लागत की दृष्टि से नहीं, लागत को छोड़ करके यानी बनाने में जितने भी खर्च पड़ा है उसको छोड़ करके, बल्कि अलग अलग कारणों से कभी वस्तु की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, कभी वस्तु को एक मार्केट से दूसरे मार्केट ले जाने में ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा, कभी वस्तु को मतलब एक तरह से ढोने में यानी पेट्रोल खर्च ज़्यादा पड़ जाएगा, यानी जो ईंधन खर्च होता है ढोने में, वहन करने में, उसमें ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा। तो ये सब कारण से तो वस्तु की कीमत में कम या बढ़ोतरी होती है, यानी ज़्यादा कभी बढ़ जाता है वस्तु की कीमत, कभी घट जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अमेरिका में वही वस्तु अगर जाएगा तो वहाँ 510 में बेचा जाएगा और श्रीलंका में जाएगा तो 505 में। क्यों, क्योंकि दूरी है, तो दूरी यहाँ अलग कारण हुआ। ठीक है, यहाँ लागत नहीं हुआ ना, दूरी। तो लागत को छोड़ करके कोई भी कारणों से अलग अलग कीमत पर किसी वस्तु को दो देशों में बेचने की जो प्रथा है, जो नियम है, उसी को कहते हैं डंप करना। ठीक है, जैसे भारत में बना सामान जिसकी कुल लागत जो है 1000 रुपये है, जो श्रीलंका में 1200, और वही वस्तु जो है 1500 रुपया में अमेरिका में बेची जाती है। क्यों, क्योंकि अमेरिका की दूरी ज़्यादा है और श्रीलंका की दूरी कम है भारत से, जिसके कारण दूरी के कारण यहाँ कीमत में वैरायटी आया, कीमत में एक तरह से कीमत में परिवर्तन आया। कहीं का एक ही वस्तु का कीमत अमेरिका में 1500 और एक ही वही सेम वस्तु का कीमत श्रीलंका में 1200। ठीक है, क्यों वैरायटी आया, दूरी के कारण। ठीक है, तो इसको कहते हैं डंप करना। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO से पहले गैट का स्थापना हुआ था। ये WTO बाद में आया, पहले आया था गैट। गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, सिंपल सी बात आपको समझना है कि 1948 में दुनिया को उच्च सीमा शुल्क तथा विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त कराने के लिए गैट की स्थापना की गई। ये जो गैट की स्थापना की गई 1948 में, बाद में 1995 में WTO आया। ठीक, WTO आया था, लेकिन गैट से काम नहीं चला। गैट के जितने भी सदस्य थे, जितने भी मेंबर थे, उन्होंने 1994
1994 में ही कल्पना कर ली थी। उन लोगों ने सोच लिया था कि आगे एक ऐसा संगठन बनेगा जो विश्व व्यापार को, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देगा, यानी सीमा शुल्क को कम करेगा। जितने भी बाधा, जितने भी डिस्टर्बेंस होती है व्यापार में, वो सारे व्यापार को, वो सारे डिस्टर्बेंस को दूर करेगा। ठीक है, तो 1948 में उच्च सीमा, कहीं दो देश के बीच अगर व्यापार होती है तो सीमा शुल्क को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है ना, अगर एक देश अगर दूसरा देश से व्यापार करना चाहता है, अगर उनको सीमा शुल्क ज़्यादा लगता है या फिर सीमा शुल्क ज़्यादा देना पड़ता है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये भी एक डिस्टर्ब है। ये सब डिस्टर्ब से मुक्ति पाने के लिए, ये सब बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए गैट का स्थापना किया गया, लेकिन गैट इतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं किया। ठीक है, गैट जो है इतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं किया, जिसके कारण 1994 में गैट के जितने भी सदस्य थे वो बोले कि आगे चल के ऐसा संगठन बनेगा जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देगा। फाइनली क्या हुआ, 1995 में WTO का स्थापना हो गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हो गया। और गैट के सदस्यों ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की संकल्पना ली थी। ठीक है, तो उसके बाद संकल्पना 1994 में लिया और 1995 में उनकी स्थापना कर दी WTO की। ठीक है, तो ये सब सिंपल सी चीज है, आपको याद रखना है। WTO के क्या क्या कार्य हैं। WTO का ऐसा संगठन है जो विश्व भर में क्या करती है कि अपने नियम का पालन करवाती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारे वर्क होते हैं। दो देशों के बीच अगर कोई मामला होता है व्यापार से रिलेटेड, उनको भी सॉल्व करने का काम करते हैं। तो WTO के कार्य विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियम बनाना, विश्वव्यापी व्यापार तंत्र, यानी वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, उसका भी कुछ रूल्स होते हैं, उसका भी कुछ नियम होते हैं ना। तो वो सारे रूल्स को बनाने का जो ठेका है वो किनके पास है, WTO के पास है। ठीक है, और उसका सदस्य राष्ट्र द्वारा पालन करवाना तथा देशों के बीच विवादों का निपटारा करवाना। ठीक है, कोई भी देश मतलब कहीं संसाधन को किसी का हड़पना चाहता है या फिर व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है लेकिन नहीं हो रहा, या फिर किसी अन्य दृष्टि से व्यापार की दृष्टि, मतलब कोई भी देश के बीच ऐसा विवाद, दो देशों के बीच ऐसा विवाद जिसके जो रिलेटेड है, जिसका संबंध व्यापार से है, तो वो सारे विवाद को कौन मिटाएगा, WTO मिटाएगा। ठीक है, यानी WTO उनका सॉल्व करेगा। लेकिन बहुत सब सॉल्व होता है, बहुत सब सॉल्व हो भी नहीं पाता है। ठीक है, तो WTO का विरोध भी हो रहा है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है, बहुत सारे लोग इनका विरोध कर रहे हैं। WTO का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड जो है, बिना शुल्क वाला, बिना सीमा शुल्क का कुछ नहीं, एकदम मुक्त व्यापार जो है, यह आम लोगों की जीवन को अधिक खुशहाल नहीं बना सकता है। यह आम लोगों की जो जीवन है, यह भी जो भी गरीबी रेखा में जी रहे हैं या फिर जो नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास से लोग आते हैं, उनका कभी भला नहीं हो सकता, वो कभी खुशहाल नहीं रह सकते हैं। क्योंकि WTO जो है वो क्या करती है कि दिन रात अमीर को अमीर बनाते जाती है और गरीब को गरीब ही बना रहा। ठीक है, यानी अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि WTO प्रभावशाली देशों के इशारे पर अपना नियम लागू करती है। सही बात है, WTO वो सारे देशों का कहना मानती है जो ज़्यादा पैसा वाला है, ज़्यादा मतलब प्रभावशाली है, जैसे कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब का कहना मानती है। बाकी सब देश उनका कहना नहीं मानती है। जो विकासशील देश है, जो अविकसित देश है, अफ्रीका के बहुत सारी कंट्री जो हैं अविकसित हैं, भारत विकासशील देश है। ठीक है, तो ये सब देशों का कहना नहीं माना जाता है, ये सब देशों की बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। और जो भी प्रभावशाली देश है, जो भी शक्तिशाली देश है, उनका कहना माना जाता है और उन्हीं के इशारे पर पूरा दुनिया चलती है। तो दो लोग कहते भी हैं कि उन्हीं के इशारों पर पूरा दुनिया चलती है और वो लोग अमीर का अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं WTO का विरोध होना भी चाहिए इस दृष्टि से, क्योंकि WTO अगर बड़े लोगों का इशारे पर काम करेगी तो भले लोगों का यानी गरीब लोगों का हिसाब, यानी गरीब लोगों का एक तरह से भला नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा में है। और 2016 में WTO के जो सदस्य थे 164 सदस्य थे, जबकि भारत WTO के संस्थापक सदस्य रहे हैं। WTO के संस्थापक सदस्य रहे हैं भारत, और उन्हें 2016 में 164 सदस्य थे। लेकिन चाइना जो है इसका संस्थापक सदस्य नहीं था, वो बाद में इसमें ऐड हुए, बाद में इसमें जुड़े हैं अपने आप को, इसमें अपने आप मतलब एक तरह से WTO की सदस्यता उन्होंने बाद में ली है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चाइना ने। ठीक है, या अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है प्रादेशिक व्यापार के बारे में। WTO क्या होता है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए प्रादेशिक व्यापार समूह, सिंपल सी बात है, दो चार देश आपस में मिलकर के कोई समूह, कोई ग्रुप बना लिया और आपस में व्यापार करने लगा, तो उसी को बोलते हैं प्रादेशिक व्यापार समूह। सिंपल सा आपको यही याद रखना है कि दो देश, तीन देश, चार देश, जो भी है, एक देश नहीं, दो तीन देश आपस में मिल करके अगर कोई समूह बनाता है ये उद्देश्य से, व्यापार करने का उद्देश्य से, तो वो क्या कहलाएगा, प्रादेशिक व्यापार समूह कहलाएगा। जैसे कि आसियान हो गया, ओपेक हो गया, ये सब क्या प्रादेशिक व्यापार समूह है। ये सब का जो उद्देश्य है, ये सब समूह का, ये सब आपस में जो एक तरह से ग्रुप का निर्माण किए कंट्री, तो आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार करने के लिए किए, तो ये सब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रादेशिक व्यापार समूह कहते हैं। ठीक है, तो यह समूह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने तथा विकासशील देशों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने
हेतु अपना अस्तित्व में आया। ठीक है, ये जो है प्रादेशिक व्यापार समूह बहुत सारे थे। WTO की जो स्थापना हुई, मान चलते हैं पहले गेट की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहले गेट की स्थापना हुई थी। गेट इतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं किया, इतना अच्छे तरीके से सीमा शुल्कों को कम नहीं कर पाया, विवादों को नहीं निपटा पाया। तो वहाँ क्या किया कि WTO की स्थापना की गई। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि WTO जो है बड़े बड़े लोगों का, बड़े प्रभावशाली लोगों के इशारों पर चलती है। बड़े बड़े जो देश हैं, चाइना, रसिया, अमेरिका, ये सब के इशारों पर चलती है। जो प्रभावशाली कंट्री है, देश है, उनके इशारे पर काम करती है WTO। तो कहीं ना कहीं विकासशील देश है और अविकसित जो देश है, तो वो लोग तो देख रहा है ना, तो वो लोग भी देख रहा है कि हम लोगों का बात यहाँ नहीं माना जा रहा। तो वो लोग आपस में ग्रुप बना लिए, वो लोग आपस में एक समूह बना लिए जिसको कहते हैं प्रादेशिक व्यापार समूह। जैसे कि ओपेक हो गया, आपको बताया, जैसे कि आसियान हो गया, ये सब की है। सार्क हो गया, दक्षिण यानी सार्क जो है वो, ये सब क्या है, प्रादेशिक व्यापार समूह है। तो कहीं ना कहीं ये भी फेल हो गया, ये तो फेल हो गया ही। गेट का फेल होना मतलब WTO का स्थापना होना, गेट का फेल होने का मतलब इशारा करता है। अगर WTO जो है ये भी सेटिंग से काम नहीं कर पाया, जिसके कारण प्रादेशिक व्यापार समूह आया। ठीक है, अब चलिए, ये प्रादेशिक व्यापार समूह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है और ये जो है आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह दुनिया के 52% जो व्यापार को जनन करती है। यानी 120 जो प्रादेशिक व्यापार समूह है, सिर्फ आसियान नहीं है, सिर्फ दक्षिण या सार्क नहीं है। ठीक है, या फिर कोई ओपेक नहीं है। टोटल अगर गिना जाए वर्ल्ड लेवल पर तो 120, लगभग कितना, 120 प्रादेशिक व्यापार समूह बन चुका है, जो टोटल वर्ल्ड के यानी पूरा दुनिया के 52% व्यापार का जनन करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब कोई अपना हित के लिए सोचता है, अपना भलाई के लिए सोचता है। जहां अगर किसी की बात नहीं सुनी जाती है, WTO के मुख्यालय में अगर किसी की बात नहीं सुनी जाती है, तो वहां वो लोग क्या करते हैं, अपना रुख अलग कर लेते हैं, अपना अस्तित्व अलग कर लेते हैं, अपना खुद ग्रुप बना लेते हैं और अपने आप में व्यापार करके एक दूसरे को हेल्प करते हैं और अपना विकास करते हैं। ठीक है, होना भी चाहिए। जब किसी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा WTO में, तो वहां जाके क्या करेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रादेशिक व्यापार। जैसे कि आपको ओपेक के बारे में बताया मैंने, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। और व्यापारिक जो वस्तु है वह क्या है, औषधि तेल खनिज यानी पेट्रोलियम का व्यापार इसमें किया जाता है। क्योंकि आपको यह लगा दिया गया है, नाम से ही आपको पता चलना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी किसका कंट्री, किसका ऑर्गेनाइजेशन, यानी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाला, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों का क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और जो इसमें व्यापार किए जाते हैं, औषधि तेल बेचे जाते हैं, औषधि खनिज तेल इसमें निर्यात किया जाता है। इसके जो सदस्य देश हैं वो कौन होंगे, जिनके पास पेट्रोलियम होगा वही इनका सदस्य देश होगा। पेट्रोलियम किसके पास है? सऊदी अरब के पास। लगभग पूरा दुनिया का 16% पेट्रोलियम जो है निर्यात करने का जो कार्य करता है वो सऊदी अरब करता है। ठीक है, UAE हो गया, UAE के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यापारिक संबंध है भारत का। इराक हो गया, इराक से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करता है भारत, तेल की यानी पेट्रोलियम का आयात करता है। ईरान हो गया, जिसको पारसिया कहते हैं, पारसिया इनका पुराना नाम है। इंडोनेशिया, लीबिया, कुवैत, वेनेजुएला, अल्जीरिया, कतर, नाइजीरिया, ये सब क्या है, ओपेक का सदस्य है, ओपेक का सदस्य है। और ये मिलकर के आपस में पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, आपस में समन्वय स्थापित करके पेट्रोलियम का दाम को निर्धारित करता है, पेट्रोलियम कितना किधर एक्सपोर्ट करना है, ये सारा चीज़ का निर्धारित करता है ओपेक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है साफ्टा के बारे में, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट। ये हो जाएगा एग्रीमेंट। ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसके जो सदस्य हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, ये सब क्या है, साफ्टा के सदस्य है। इसकी जो स्थापना हुई थी जनवरी 2006 में। कब हुई थी साफ्टा की स्थापना? जनवरी 2006 में। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आसियान, CIS का मुख्यालय जो है बेल्जियम में है। और पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है, यानी पत्तन जो है, जो भी पोर्ट होते हैं वो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसका प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है? प्रवेश द्वार, एंट्री गेट होता है। वो क्या होता है? एंट्री गेट होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, पत्तन यानी पोर्ट। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय और पत्तन होते हैं। देखिए, पोताश्रय और पत्तन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पत्तन जो होता है, पत्तन में जहाज आते हैं और सामान को उतारते हैं और उसमें चढ़ाते भी हैं। मतलब यहाँ का सामान जो निर्यात किया जाता है तो उनको मतलब लोड करते हैं और बाहर देश लेके जाते हैं। और बाहर जो आयातित वस्तु आती है उसको अनलोड किया जाता है, उसको देश में वहाँ से उतारा जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं पत्तन। ठीक है, तो और पोताश्रय जो होता है ना, ये पोताश्रय एक प्रकार का स्पेशल पत्तन होता है। ये भी एक प्रकार का पत्तन होता है जिसको मतलब समुद्र में ही दीवार बना दिया
दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? समुद्र में ही दीवार दिया जाता है और ये पोताश्रय बनाया जाता है। जो जहाज होते हैं, जो पोर्ट होते हैं, उसको एक तरह से आश्रय दिया जाता है। बड़े बड़े लहर आते हैं समुद्र में, बड़े बड़े तूफान आते हैं, तो उनसे बचने के लिए पोताश्रय का प्रयोग किया जाता है। और पोताश्रय कैसे बनाया जाता है? जैसे कि समुद्र है तो समुद्र के बीचों बीच बड़ा बड़ा दीवार बना दिया गया, ठीक है, बड़ा बड़ा दीवार, यानी इंजीनियरिंग के माध्यम से। अभी तो कुछ भी हो सकता है सर, समुद्र के बीच कैसे दीवार बना दिया? तो वहाँ ज़्यादा समुद्र नहीं होता है, ठीक है, मतलब देखा जाता है कि कितना पानी है नहीं है, तो वहाँ एक तरह से दीवार खड़ा कर दिया जाता है और इधर से लहर आती है, पूरा तरह से लहर आती है, तो दीवार वो लहर को रोक देती है और यहाँ अंदर में जहाज जो है पूरा सुरक्षित रहता है, तो उसको बोलते हैं क्या? पोताश्रय बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं पत्तनों की मदद से जहाजी माल और यात्री विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। आपको पता है कि जितने भी व्यापार होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी व्यापार होते हैं वो ज़्यादातर जो होता है वो जहाज के द्वारा होता है, पानी जहाज के द्वारा, यानी परिवहन, यानी जल परिवहन के द्वारा होता है। आपको पता है, क्योंकि जल परिवहन जो सबसे सस्ता है और ज़्यादा भार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भार अगर ढोने वाला वहन करने वाला परिवहन सिस्टम है तो वो है जल परिवहन सिस्टम, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है पत्तन के प्रकार, ठीक है। सामान्यतः जो पत्तन के प्रकार हैं आपको यहाँ 3 प्रकार पढ़ना है। पहला जो पत्तन है वाणिज्य पत्तन, यह विनिर्मित वस्तु का निपटान के साथ साथ यात्री यातायात का प्रबंधन करते हैं। दूसरा जो है औद्योगिक पत्तन, क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से इनका विकास हुआ है। यह पत्तन द्वारा थोक नौभार, अनाज हो गया, अयस्क हो गया, तेल, रसायन, चीनी, ये सब का क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। तीसरा है विस्तृत पत्तन, ये बड़े पैमाने में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंधन करते हैं। दुनिया का ज्यादातर पत्तन जो है वो विस्तृत पत्तन है। क्या है? विस्तृत पत्तन है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो पत्तन के आप प्रकार पढ़ लिए सामान्यतः। एक्चुअली अब स्थिति के आधार पर आपको पत्तन को पढ़ना है, ठीक है। यानी अब स्थिति के आधार पर, अब स्थिति का मतलब होता है लोकेशन, अब स्थिति का मतलब क्या होता है? लोकेशन, और स्थिति का मतलब होता है सिचुएशन। अब हिंदी वर्ड को पकड़िए, हिंदी वर्ड में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, शब्द ऐसे जिसका मीनिंग आपको सेम लगेगा, ठीक है। स्थिति का मतलब होता है सिचुएशन, यानी हालात, आपकी स्थिति कैसी है, आपकी हालात कैसी है, आप सही है नहीं है, वो हो जाएगा आपका स्थिति, सिचुएशन। अब स्थिति का मतलब हो जाएगा लोकेशन, जगह, ठीक है। तो अब स्थिति के आधार पर जो है पत्तन के प्रकार में पहला प्रकार है अंतर्देशीय पत्तन, ठीक है। ये जो है समुद्री तट से दूर होते हैं। ये क्या होते हैं? अंतर्देशीय पत्तन, समुद्री तट से दूर होते हैं और ये समुद्र से एक नहर या नदी के द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे कि मैनहिम हो गया, ड्यूसबर्ग हो गया। तो कहने का मतलब यह हो कि अंतर्देशीय पत्तन जो होता है वो समुद्र के बगल में नहीं होता, उसको नहर के द्वारा या फिर एक नदी के द्वारा अंदर तक लेके जाया जाता है, यानी देश के अंदर तक, यानी अंतर्देशीय पत्तन प्रदेश के अंदर तक, यानी अंदर वाला भाग तक, अंदर एरिया तक लेके चल जाता है उसको, ठीक है। और ये जो कनेक्टेड रहते हैं समुद्र से, कैसे कनेक्टेड रहते हैं? नहर को जोड़ दिया जाता है या फिर एक नदी को जोड़ दिया जाता है, उसी के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़ा हुआ रहता है समुद्र से, ठीक है। ये होगी आपका अंतर्देशीय पत्तन। दूसरा जो है बाह्य पत्तन, ठीक है। ये पत्तन, यह गहरे जल के पत्तन है, यानी समुद्र के किनारे ये गहरे जल के पत्तन है जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। यह पत्तन में बड़े बड़े आकार के जहाज आते हैं। बाह्य पत्तन में जो है बड़े बड़े आकार के जहाज आते हैं। अब देखिए, बड़े आकार के जहाज नहर या नदी में तो जा नहीं सकता है, ठीक है। नहर जो होता है कितना बना सकता है? नहर की चौड़ाई ज़्यादा होती नहीं है, तो बड़े आकार के जो जहाज है इसमें एंट्री नहीं कर सकता है। तो बड़े आकार के जहाज का जो ठहराव है वो कहाँ होता है? बाह्य पत्तन में होता है, ठीक है। अब चलिए कार्यकलाप के आधार पर आपको पत्तन पढ़ना है। तो पहला जो पत्तन है मार्ग पत्तन, जिसको विश्राम पत्तन बोलते हैं। यह पत्तन समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित किए गए, जहां पर जहाज ईंधन लेते हैं। क्या लेते हैं? ईंधन भरते हैं, यानी जो भी ईंधन होता है उनका, वह ईंधन भरने का कार्य करता है मार्ग पत्तन यानी विश्राम पत्तन में, ठीक है। जैसे कि होनोलुलु हो गया, अदन हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब क्या है? मार्ग पत्तन है। दूसरा है तेल पत्तन, यह तेल के प्रक्रमण यानी प्रोसेसिंग तथा नौ परिवहन का काम करता है। इनमें कुछ टैंकर पत्तन और कुछ तेल शोधन पत्तन है, यानी तेल के माध्यम से तेल का जो कार्य होता है, जो पत्तन में तेल का कार्य संपादित की जाती है, वो हो जाएगा आपका तेल पत्तन। जैसे कि पेट्रोलियम मेन इसमें है, तो जैसे कि लेबनान में त्रिपोली टैंकर पत्तन, पारसी यानी ईरान की खाड़ी में आबादान तेल शोधन पत्तन, ये सब क्या है? तेल पत्तन का एग्जाम्पल है, फेमस है। पारसिया यानी ईरान का पुराना नाम क्या है? पारसिया है। नेक्स्ट पॉइंट है नौसेना पत्तन। ये पत्तन युद्धक जहाजों को सेवा प्रदान करती है, यानी नौसेना जो होती है, जो नेवी होती है, उनको सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे कि कोची पत्तन हो गया, कारवार पत्तन हो गया, ऐसा भारत में युद्धक जहाजों को क्या देती है? सर्विस प्रोवाइड करती है, सेवा प्रदान करती है, ठीक है। चौथा जो है आंत्रपो पत्तन, ये जो है ये पत्तन जहाँ अलग अलग देशों से निर्यात करने के लिए वस्तु लाई जाती है,
यहाँ जो है ये पत्तन में अलग अलग देशों से, यानी एक देश से नहीं, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जो भी है अलग अलग देशों से निर्यात करने के लिए, बाहरी देश भेजने के लिए यहाँ सामान को जमा किया जाता है और यही पत्तन के माध्यम से अन्य बाजारों में बेची जाती है, अन्य बाजारों में भेजी जाती है, दुनिया के अन्य अन्य बाजारों में, अलग अलग बाजारों में। ठीक है, जैसे कि सिंगापुर हो गया एशिया के लिए आंत्रपो पत्तन हो गया, रोटरडम यूरोप के लिए हो गया, ये सब क्या है आंत्रपो पत्तन है और ये निर्यात का माध्यम से, निर्यात की दृष्टि से ये सब पत्तन का विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पैकेट स्टेशन। ठीक है, तो इससे फेरी पत्तन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेरी पत्तन भी बोलते हैं। तो चैप्टर 9 आपका एंड हो गया। चैप्टर 9 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो आपका थ्योरी पूरा क्लियर हो गया, कोई भी थ्योरी आपका नहीं बचा। लास्ट में लिखा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पैकेट स्टेशन, आंत्रपो पत्तन, नौसेना पत्तन, तेल पत्तन और मार्ग पत्तन कार्यकलाप के आधार पर। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा अवस्थिति के आधार पर दो पत्तन, अंतर्देशीय पत्तन और बाह्य पत्तन। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सामान्यतः पत्तन 3 प्रकार के होते हैं, वाणिज्य पत्तन, औद्योगिक पत्तन और विस्तृत पत्तन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि साफ्टा क्या होता है, उसके बाद ओपेक क्या होता है, प्रादेशिक व्यापार समूह क्या है, जिनेवा यानी WTO क्या है, देखिए गैट क्या है। अब ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। गैट पूरा काम में फेल्योर हो गया, कहीं ना कहीं गैट अपना काम को नहीं कर पा रहा था सही ढंग से, तो WTO का स्थापना किया गया। WTO में विकसित देश और विकासशील देश और अविकसित देशों का कहना नहीं सुना जाता था, बात नहीं मानी जाती थी, सिर्फ बड़े बड़े देशों के इशारे पर कार्य करती थी WTO। तो WTO के ये सब नाकाम हरकत के कारण क्या हो गया, किसका स्थापना हुआ, प्रादेशिक व्यापार समूह का स्थापना हुआ। यानी एक तरह से WTO का अगर मतलब वो अगर इफेक्टिव रहते, अगर वो सभी देशों पर ध्यान देते, तो ये प्रादेशिक व्यापार समूह को स्थापित करने का कोई जरूरत नहीं था। तो ओपेक हो गया, साफ्टा हो गया, सब क्या है प्रादेशिक व्यापार समूह है दक्षिण से। तो ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं किसी चीज की नाकामयाबी की ओर इंडिकेट करता है। अब चलिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डंप क्या होता है, डंप करना, यानी एक ही वस्तु का कीमत अलग अलग कारणों से, लागत को छोड़ करके अलग अलग कारणों से अलग अलग देशों में डिफरेंट होती है, अलग होती है, उसी को बोलते हैं डंप करना। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था व्यापार संतुलन क्या होता है, व्यापार की दिशा क्या होती है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, दास व्यापार यानी स्लेव ट्रेड क्या होता है, रेशम मार्ग क्या है, सैलरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आदिम समाज में व्यापार कैसा होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्तर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है, व्यापार क्या है। तो चैप्टर 9 आपका इंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका कमिंग सून है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है।